नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक, तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं शब्द के भेद के बारे में। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो है अपना खत्म कर लिया था। हमने अब तक ये बता दें, अब तक क्या खत्म कर लिया हमने। शुरू से ही वर्णमाला खत्म कर लिया है, आपका संधि भी खत्म कर लिया है। ठीक, वो क्या बोलते उपसर्ग प्रत्यय खत्म कर लिया है। और कल हमने जो खत्म कर लिया उसके बाद हम क्या शब्द के भेद पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या शब्द के भेद के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। तो जितना प्रकार है और इन सब के अंदर भी कई प्रकार है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है शब्द के भेद में। बने रहिए वीडियो में अंत तक पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए शब्द के भेद के बारे में बात करने वाले हैं। शब्द के भेद कितने हैं? उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर, यहाँ पे देख लीजिए रचना या बनावट के आधार पर, आपका अर्थ के आधार पर, और यहाँ पे व्याकरणिक रूप या फिर प्रयोग के आधार पर। यहाँ पे 4 हैं। एक और है, मैं आपको लास्ट में बताऊं क्योंकि वो ज्यादा पूछा नहीं जाता। मैं भी कभी पूछा जाए तो आप लोग के लिए हमको बताया नहीं गया, लेकिन उसको भी बताएंगे ताकि आपको कुछ भी छूटने ना पाए। एक होता सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द होता है जो इसका सार्थक मतलब निकलता है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अर्थ वो सार्थक और निरर्थक पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या व्याकरणिक रूप या फिर प्रयोग के आधार पर कौन कौन से हैं। ठीक, तो एक आपका हो गया इसमें क्या, एक हो गया आपका विकारी, दूसरा आपका क्या हो गया अविकारी। विकारी और अविकारी तो हमने बात एक बार किया था। विकारी का मतलब जो विकार उत्पन्न करते हैं, जो कारक है, लिंग है, वचन है, इनके आधार पे बदल जाते हैं। ठीक, कारक, लिंग, वचन इन सब के प्रयोग से या फिर काल के आधार पे बदल जाते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। और जो नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। अब विकारी में आते कौन कौन से हैं देखिए। विकारी में आप क्या आ जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और आपका एक कौन सा आ जाता है? विशेषण आ जाता है। ठीक, तो विकारी में क्या आपका आ गया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी में कौन सा आ जाएगा? आपका क्रिया, विशेषण आ जाता है। और फिर जो है आपका अविकारी में आपका आ जाता है लिंग, वचन, कारक अथवा काल के आधार पर बताए थे, जो परिवर्तन नहीं होता है वो आपका अविकारी हो जाता है। उसमें आपका क्रिया, विशेषण आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। और यहाँ अर्थ के आधार पर देखिए क्या है। अर्थ के आधार पर आपका यहाँ पे जैसे कुछ चीजों के होते हैं क्या अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, समश्रुति भिन्नार्थक हो गया। ये सब अर्थ के आधार पे हो गए आपके। अविकारी देख लीजिए आपका क्या हो गया, बताया अभी मैंने, क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया आपका संबंध बोधक, ठीक, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, और एक आपका हो गया विस्मयादि बोधक। कौन कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक, ये 4 हो गए आपके अविकारी में। और विकारी में कौन से हो गए? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये जो है लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर बदल जाते हैं, और ये जो है नहीं बदलते हैं। अर्थ के आधार पर हमने क्या बात किया था? अर्थ के आधार पर देख लीजिए, एक अर्थक हो गया जिसका एक ही अर्थ निकलता है। अनेकार्थक हो गया जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं।
और हो गया आपका यहाँ पे पर्यायवाची, और एक आपका हो गया विलोम। और इसमें देख लीजिए क्या बोलते हैं, पर्यायवाची को क्या कहते हैं, पर्यायवाची को ही जो है हम आपका कह देते हैं समानार्थी या समानार्थक। ठीक, पर्यायवाची को मतलब इसके समान, एक ही शब्द के ढेर सारे समान अर्थ हो उसे पर्यायवाची, सॉरी समानार्थी। अब बात करते हैं विलोम का। विलोम मतलब उल्टा होता है ना, किसी चीज का उल्टा विलोम करा तो विपरीत अर्थ है। ये समानार्थक, वो विपरीत अर्थ है। और आपका कौन सा हो गया, और समरूपी भिन्नार्थक, मैंने बता दिया क्या, समश्रुति भिन्नार्थक हो जाएगा, समरूपी भिन्नार्थक। एक अर्थी अनेकार्थी आपका हो ही गया। अर्थ के आधार पर क्या हो गया, एक अर्थक हो गया, अनेकार्थक हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, समरूपी भिन्नार्थक हो गया। और इसमें हम पर्यायवाची क्या, समानार्थक, जिसके समान अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक, विलोम का मतलब विपरीत अर्थक, जिसका विपरीत अर्थ निकलता है। ठीक, उसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, रचना या फिर बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर आपके तीन होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे रूढ़ हो गया, एक होगा यौगिक आपका, और एक क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। मतलब रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, परिभाषा देके पूरा इसका उदाहरण देके बात करेंगे कैसे क्या होता है। अभी हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं। देशज हो गया, देशज शब्द जो मतलब देसी भाषा में जो यूज होता है, देशज। फिर यहाँ पे विदेशज हो गया, जो विदेशी भाषा से आए हुए हैं कुछ शब्द, देशज, विदेशज। और फिर संकर शब्द, जो देसी और विदेशी या फिर दो भाषाओं को मिला के जो बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। ठीक, दो भाषाओं से मिलकर जो बनेंगे वो संकर शब्द कहलाएंगे। और क्या होगा आपका, तत्सम और तद्भव। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तत्सम और तद्भव पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तत्सम तद्भव से, ऋण योग ऋण, इन सब से। और ये तो आता है, यहाँ पर शब्दावली का पार्ट हो जाता है। ये बहुत ही, ये हमेशा तय है आना। और यहाँ विकारी, इसके बारे में हम आगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण एक डिटेल सिलेबस के बाद अभी डिटेल आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में, कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो अभी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले यहाँ रचना या बनावट क्या है, क्योंकि ये आगे आपका चैप्टर है तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे। ये आपका शब्दावली के पार्ट में पढ़ाया जाएगा। आज हम ये पढ़ेंगे, फिर कल हम ये पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम इसकी बात कर लेते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण की बात। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऋण, यौगिक और योग ऋण के बारे में। अगर आपको कहीं समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में या हमारे समझाने में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमसे जो है कमेंट में आप हमको सुझाव भी दे सकते हैं कि सर ऐसे नहीं, आप ऐसे पढ़ाइए, हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, रचना या बनावट के आधार पर। कितना का, 3 मैंने बताया था रचना या बनावट के आधार पर। एक आपका रूढ़ शब्द, एक आपका यौगिक
एक आपका योग रूढ़। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रूढ़ शब्द के बारे में। अब देखिए, रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिनका हम जो है विच्छेद नहीं कर सकते, ठीक, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। कोई ऐसा शब्द जिन्हें हम अलग अलग तोड़ के दो अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे पानी, पानी को हम तोड़ भी देंगे पा और नी में तो कोई उसका मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसको हम तोड़ सकते हैं तो ये हमारा क्या रूढ़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें विद्या का मतलब अलग निकलेगा, आलय का मतलब घर अलग निकलेगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे रूढ़ शब्द मतलब जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अलग से किसी अलग सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक। तो इसका क्या हो गया, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए, तोड़ने को तो आप तोड़ ही देंगे, पा प्लस नी में, सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे क्या उदाहरण क्या हो गया आपका, पानी, खाना, सोना, ठीक। पानी हो गया, खाना हो गया, सोना हो गया, किसी का नाम हो गया, हाथ हो गया, राम हो गया, गंगा हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, ये सब आपका ऋण शब्द हो गया, इसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक। जैसे पानी को तोड़ देंगे कोई मतलब पा प्लस नहीं हो जाएगा, खाना को तोड़ देंगे कुछ नहीं, खा और ना हो जाएगा, सोना, हाथ, राम, गंगा, ये ऐसे है कि इन्हें हम तोड़ के इनका अलग से कोई दो मतलब सार्थक मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक। कि इनको हम तोड़ेंगे कोई सार्थक मतलब नहीं निकलेगा तो वो ऋण शब्द कहलाएगा। हम दूसरा बात करते हैं यौगिक शब्दों की। कौन सा, ये आपका हो गया पहला। अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में। अब यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द वो होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। इन्हें हम तोड़ भी सकते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें तोड़ भी सकते हैं, ठीक। और एक ही शब्दों से मिलकर बना था जिसे हम तोड़ नहीं सकते थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दो या उससे अधिक सार्थक शब्द, दो या उससे अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, या फिर कह सकते हैं आप दो ऋण शब्दों से मिलकर, या फिर दो ऋण शब्दों से मिलकर बनाता है, ठीक। दो ऋण शब्दों से मिलकर बनाता है, दो या उससे अधिक या फिर दो ऋण शब्दों से मिलकर बनाता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय को हम किस में तोड़ सकते हैं, विद्या प्लस आलय। यहीं पे आपका संधि भी आपका क्लियर कर देते हैं। कौन सा संधि होगा इसमें, इसमें देखिए आ प्लस आ, मतलब बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही बना रहा है, तो क्या हुआ, इसमें दीर्घ संधि हो गया, ठीक। तो विद्या और आलय, विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, विद्या का घर, ठीक। ज्ञान का घर, तो यहाँ विद्यालय को आप तोड़ सकते हैं। अब जैसे पुस्तकालय, तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तक प्लस मतलब पुस्तक का घर,
ठीक, वह घर जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं। ठीक, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, इसमें भी आपका क्या होगा, आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना दे रहे हैं, इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक, तो आपका हो गया ऋण शब्द, यौगिक शब्द। अब हम बात करेंगे योग ऋण के बारे में। अब देखिए योग ऋण में क्या होता है, दिखने में यौगिक तथा अर्थ के आधार पर ऋण जैसे होते हैं, मतलब उसका कोई तीसरा अर्थ निकल जाता है। दिखने में तो यौगिक होंगे, ठीक, लेकिन अर्थ के आधार पर ऋण होंगे, उसका कोई अर्थ नहीं, मतलब उसका तीसरा अर्थ निकलेगा, है ना। दिखने में यौगिक तथा अर्थ के आधार पर ऋण जैसे, अर्थात उसका कोई तीसरा अर्थ निकले, मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची भी कह सकते हैं। समास में पढ़े थे ना, बहुब्रीहि समास, जिसका तीसरा अर्थ निकलता था, वो ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्या हमने बताया, दिखने में यौगिक, लेकिन दिखने में यौगिक लेकिन ऋण, ठीक ना। ऋण कब होंगे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर लिखिए, नहीं तो कब दिखने में यौगिक लेकिन अर्थ के आधार पर ऋण। इसका क्या मतलब है, दिखने में यौगिक लेकिन अर्थ के आधार पर ऋण, अर्थात कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। क्या बता मैं, दिखने में यौगिक लेकिन अर्थ के आधार पर ऋण, अर्थात उसका कोई तीसरा मतलब निकलेगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कमल नयन। अब देखिए कमल नयन का क्या मतलब निकल रहा है। कमल नयन आप देखिए यहाँ पे है, आपको लग रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बना कमल और नयन, लेकिन कमल नयन का कोई अर्थ है नहीं वैसा, ऋण की तरह आप लग रहा है, उसका कोई तीसरा अर्थ निकल जाएगा, या तो पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, कमल नयन का। इसी तरह आपका पीताम्बर हो गया, देखिए पंकज हो गया, पंकज का भी देखिए आप पंख प्लस जा कर सकते हैं ना, पंख प्लस जा, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन यहाँ पे उसका तीसरा अर्थ एक निकल रहा है, उसका पर्यायवाची निकल रहा है कमल। ठीक, पंकज का कमल लिख रहा है। पीताम्बर का कौन सा हो जाए, पीला, पीला, पीताम्बर जो पीला अंबर धारण किए हैं। ठीक, उसी तरह हो जाएगा दशानन हो जाएगा, द्विज हो, द्विज का मतलब ब्राह्मण हो जाएगा। देखिए द्विज और दशानन, तो यहाँ पर क्या हुआ, कमल नयन हो गया, पीताम्बर हो गया, पंकज मतलब कमल, द्विज मतलब ब्राह्मण, और दशानन मतलब रावण। 10 है आनंद जिसके। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या क्या क्लियर होगा, शब्द के भेद क्लियर हो गए। 4 कौन से होते हैं, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। और आपका मैंने यहाँ पर रचना या बनावट के आधार पर क्या, ऋण, यौगिक और योग ऋण हो गया। ऋण में क्या हमने बताया आपको, जिसमें हम क्या है, कोई सार्थक अर्थ या सार्थक शब्दों को तोड़ नहीं सकते हैं, किसी सार्थक शब्दों में तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो उसका क्या होगा, पानी, खाना, सोना। ठीक, यौगिक शब्दों की बात कर लेते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से बने होते हैं। ठीक, और या फिर 2 ऋण से भी मिलकर बने होते हैं। अब इसका देखिए क्या, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें संधि कौन सा बताया मैंने, दीर्घ स्वर संधि, जैसे पुस्तकालय हो जाएगा। योग ऋण आपका दिखने में यौगिक होते हैं लेकिन अर्थ के आधार पर ऋण होते हैं, अर्थात उसका कोई तीसरा मतलब निकलता है, आप उसको पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ठीक, जो हमारा बहुब्रीहि समास में यूज हुआ था, कल मैंने जो पढ़ा था समास। उदाहरण में देखिए, कमल नयन, पीताम्बर, पंकज, द्विज, दशानन, ऐसे हो गया ना, जैसे पंकज का कमल हो जाएगा, द्विज का ब्राह्मण हो जाएगा, दशानन का रावण हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमने आज क्या बात कर लिया, शब्द के भेद में इतना बात कर लिया, बाकी आगे हम पढ़ने वाले हैं कल जो है
तत्सम तद्भव पढ़ने वाले हैं, देशज विशेषज और संकर शब्द पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।